Good morning, students. So welcome back, and we'll now start from the next part of the federalism. फेडरलिज्म हमने पढ़ा, तो उसके अगले पार्ट से शुरू करते हैं. What makes India a federal country? Everybody you know that India is a federal country. So why we will call India a federal country? इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? तो उसका रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है. किसी भी चीज़ का रीज़न होता है, क्यों है. So division of power. First we have read that federal country at least have 2 or more levels of the government. तो यहाँ पर क्या पावर डिवीजन दिया गया था. तो यहाँ फर्स्ट है कि डिवीजन ऑफ पावर. इंडिया इज फेडरल कंट्री बिकॉज देर इज ए डिवीजन ऑफ पावर. हाउ द पावर इज डिवाइडेड इन इंडिया? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज गवर्नमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, सम स्टेट्स आर गिवन मोर पावर. अब वी आर द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन तो हम है नहीं, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सम स्टेट हैज मोर पावर एंड सम स्टेट हैज लेस पावर. आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव मोर पावर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड. नेक्स्ट, written constitution. India have the written constitution. Every federal country must have the written constitution. Union territories. Federalism यहाँ हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है. सो यूनियन टेरिटरी डजंट मीन्स दैट फेडरलिज्म. यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. फेडरल कंट्री में क्या होता है? डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन. हमारे यहाँ स्टेट्स है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है. तो दीज आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. सो यूनियन टेरिटरी, इट ज्यूरिडिक्शन. ज्यूरिडिक्शन मीन्स विस्तार क्षेत्र, है ना. ज्यूरिडिक्शन का 2 मतलब होता है, एक अधिकार क्षेत्र और एक विस्तार क्षेत्र. तो जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, अगर वहाँ ज्यूरिडिक्शन शब्द आता है तो विस्तार क्षेत्र हो जाता है. और जहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया की बात आती है ना, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या? अधिकार क्षेत्र हो जाता है. तो यहाँ पर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो विस्तार क्षेत्र, ज्यूरिडिक्शन. अब विस्तार क्षेत्र का मतलब क्या है कि पावर का स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर हो गया, लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा. तो उसी की बात कर रहा है ज्यूरिडिक्शन. लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो एवरीबॉडी यू नो अबाउट द इंडिया दैट वी हैव द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट: स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन ऑफ पावर. हाउ द पावर इज डिवाइडेड, है ना. लेट अस सी. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मीन्स व्हाट इज द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्या पावर है. हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्र के लेवल के इंपॉर्टेंस है ना. जो भी किया जाए तो सारे देश के लोगों पर समान प्रभाव पड़े उसका, है ना. ऐसा नहीं किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, किसी को कम बेनिफिट मिले, है ना. तो वो सब दिया गया है. तो नेशनल इंपॉर्टेंस. यूनियन अलोन कैन मेक्स लॉ. अब यहाँ पर क्या है, यूनियन लेवल का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपने लेवल का लॉ खुद बना सकती है. अब यहाँ पर क्या क्या आता है यूनियन लिस्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में क्या क्या आता है. फर्स्ट, डिफेंस. डिफेंस का काम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, है ना, राष्ट्र की सुरक्षा को. तो इसमें आंतरिक भी आता है और बाहरी भी आ जाता है. देश के बाहर मतलब अदर कंट्री से हमको कैसे सुरक्षित अपने देश को रखा जाए. और देश के अंदर भी दुनिया भर का विवाद है ना, दंगे फसाद, झगड़ा. तो ये सारे कहाँ से आते हैं? डिफेंस देखता है. बैंकिंग एंड करेंसी. टोटल बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. So it is a
यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। और करेंसी नोट्स प्रिंटिंग, तो ये यूनियन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, हर स्टेट को अगर करेंसी नोट्स का हम पावर दे दें तो क्या है, संभव है? उत्तर प्रदेश के पास अलग करेंसी, तमिलनाडु के पास अलग करेंसी। तो इसलिए जो नेशनल इम्पॉर्टेंट है, जो सारे स्टेट्स पे समान प्रभाव पड़े, है ना, राष्ट्र की सुरक्षा में अगर कहीं चूक हो रही है तो क्या है, हर स्टेट पे समान रूपे से, मान लो कहीं से आतंकवादी घुस जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कम मारेंगे, तमिलनाडु के लोगों को ज़्यादा मारेंगे। तो कहीं भी ये क्या अपना टारगेट पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। फॉरेन अफेयर्स का मतलब विदेशों से हमारा संबंध कैसा है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री इसको देखती है ना। एंड द कम्युनिकेशन के अंडर में क्या आ जाता है, टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम। आप इससे आईटी पढ़ते हो, बेहतर जानते हो कम्युनिकेशन, कि हमारे संचार के माध्यम आजकल क्या है, बहुत सारे हैं, है ना। मास मीडिया, है ना, उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, या जितना में नेट हो गया, फिर फोन्स हो गए, है ना, इंटरनेट हो गए, ये सारे कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद पोस्टल डिपार्टमेंट, ये भी कम्युनिकेशन के अंडर में ही आता है। तो ये सारे क्या है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस यूनियन लिस्ट में आते हैं, और सारे को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट लिस्ट, स्टेट के अंडर में क्या पावर होता है जो सब्जेक्ट ऑफ द लोकल स्टेट इम्पोर्टेंस। एवरी स्टेट हैज इट्स लोकल इम्पोर्टेंस, हर स्टेट के पास अपना एक मुद्दा होता है ना। अब अपना मुद्दा, फॉर एग्जांपल हम कहें तो जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का मेन क्या है, हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग किससे जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, कृषि के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। अब आप गोवा चले जाओ तो गोवा में क्या है, खेती का काम बहुत कम होता है ना, मोस्टली वहाँ टूरिस्ट बेस्ड है। तो स्टेट मैटर करता है यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, लोकल इम्पोर्टेंस का है। हमारा स्टेट किस पर ज़्यादा फोकस करेगा कि इसका आर्थिक विकास हो, जो गोवा है उस पर किस पर फोकस करेगा कि उसका आर्थिक, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो अलग अलग स्टेट का मैटर है। अब सारे स्टेट्स के लिए हम एक नियम बना देते हैं, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उस स्टेट के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर, भौगोलिक भूभाग पर निर्भर करता है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। जहाँ पर ज़मीनें अच्छी हैं वहाँ कृषि पर फोकस किया जाए, जहाँ मिनरल्स है वहाँ इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए, जहाँ नेचुरल ब्यूटी है वहाँ टूरिस्ट पे फोकस किया है। तो ये स्टेट का मैटर है। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक्स लॉ। अब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का लॉ बना सकती है, उस तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नेंस के लिए अपना लॉ बना सकती है। कानूनी व्यवस्था स्टेट में बनाए रखने के लिए वो अपना नियम बना सकती है, उसके पास पावर है विधानसभा में। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने विधानसभा में बनाती है। अब पुलिस, अब इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट के में क्या आता है, पुलिस, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, these are the parts of the area under the state government, है ना, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। अब कॉन्करेंट लिस्ट में मीन्स बोथ द गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के एक ही सब्जेक्ट को देखते हैं, गवर्न करते हैं, है ना, दोनों की यहाँ पार्टनरशिप होती है जो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट। अब बोला है कि ये कॉमन इंटरेस्ट है सेंट्रल के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे जो भी कुछ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रभाव पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम द लॉ। इसके लिए सेंटर एंड स्टेट बोथ द गवर्नमेंट मेक्स द लॉ, दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, एजुकेशन, शिक्षा, है ना।
तो एजुकेशन को कौन देखता है? ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखेगी, दोनों सरकारें शिक्षा के देखती हैं, है ना, एजुकेशन को देखती हैं। मतलब किस तरह एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, बच्चों को लोगों को दिया जाए, शिक्षा लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस अपनी चलाती, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है ना, दोनों मिलकर के साथ। फॉरेस्ट भी दोनों के अंडर में आता है, सेंटर और स्टेट के। उसके बाद टी रेट्स, यूनियन, मैरिज, है ना, एडॉप्टेशन एंड, यहाँ पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट होगा, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। तो फॉरेस्ट दिया हुआ, यूनियन, है ना, मैरिज, एडॉप्टेशन, शादी विवाह या एडॉप्टेशन, एंड सक्सेशन, प्रॉपर्टी का सक्सेशन, है ना, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, पिता है जिंदा तब तक उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके चले जाने के बाद प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र होगी। तो ये सारा जो कानून है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। डिवीजन ऑफ पावर। अब रेसिड्यूरी पावर्स, हाउ द पावर हैज बीन डिवाइडेड। सो आर सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल्स अंडर दिस थ्री लिस्ट। अब बोला रेसिड्यूरी पावर किसको कहा जाता है कि वो ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, ना ही यूनियन लिस्ट, ना ही स्टेट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। सो यूनियन गवर्नमेंट एलोन हैज द पावर टू मेक्स द लॉ। एग्जाम्पल, अब बोला है कि रेसिड्यूरी पावर क्या है। सो जनरली दीज आर दो सब्जेक्ट whichever people were unaware during the making of the constitution। अब बोला है कि संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा के पास उन्होंने जो भी उनके समझ में आया उसमें पावर को डिवाइड किया, है ना, पावर को डिवाइड किया, ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उस समय थे ही नहीं, बाद में वो सब्जेक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिंपली हम कह सकते हैं। तो जब संविधान बना तो कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, है ना, और पता भी नहीं था लोगों को कि कंप्यूटर से किस तरह चोरियां होंगी, है ना, क्राइम अलग अलग तरीके से होगा, है ना। तो अब क्या है, जब बाद में ये आया तो ऐसे सब्जेक्ट को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डाला गया। मीन्स इस पर कानून कौन बनाएगा। कंप्यूटर से चोरी, जैसे साइबर क्राइम जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर से जो भी क्राइम होते हैं, तो संविधान सभा के सदस्यों को अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था कि कंप्यूटर क्या है, या भविष्य में ऐसा कोई चीज़ आएगा जिससे हर तरह का क्राइम किया जा सकता है। तो वही बोला कि इस तरह सब्जेक्ट जो उस समय पता नहीं था आगे चल के ऐड करना पड़े, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में। और इस पर कानून कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये अधिकार है कि इस तरह रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को के ऊपर जो लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। फेडरलिज्म इंडिया में किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है ना। So how does India practice power sharing? By creating linguistic state which has been made administration easier. New states has been created since 1947. अब यहाँ बोला है कि हमारे यहाँ जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हाउ इट्स प्रैक्टिस, किस तरह वर्किंग कंडीशन में लाया गया देश बनने के बाद। क्योंकि होल्डिंग टुगेदर, अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आप पढ़े ही, है ना, कि बिगर यूनिट्स डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू स्मॉलर सब यूनिट फॉर बेटर एंड स्मूथफुल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। बड़ी जो देश का भूभाग था उसको छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, क्यों, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। अब देश की आज़ादी मिलने के बाद बहुत कम स्टेट्स थे, जैसे मद्रास था, बॉम्बे था, है ना, बंगाल था, बिहार था, सिंध था,
है ना, पंजाब था। तो इस सारे स्टेट्स को स्मॉलर यूनिट में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि अब जो जिस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया वो क्या था? लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा का आधार। और सबसे पहला जो स्टेट हमारे यहाँ भाषा के आधार पर बना कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. No language has been given the status of the national language by the constitution. अब यहाँ बोल रहा है कि constitution has not given status of the national language to any other languages, है ना. भारत में राष्ट्रभाषा की दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दी गई. तो इसके बारे में पिछले चैप्टर में आपको बताया ही थे क्यों नहीं दी गई राष्ट्रभाषा की दर्जा, क्योंकि विवाद हो गया. थर्ड, restructuring of the power sharing between the center and state. Rise of regional political party and coalition government has led to the new culture of power sharing. अब बोला है कि restructuring of the power sharing between center and state. How the power is shared between the center and state. So how it's become effective? By the coalition government. धीरे धीरे हमारे यहाँ coalition की सरकारें बनने लगी और रीस्ट्रक्चर पावर शेयरिंग शुरू हुआ. ज़्यादातर पहले क्या होता था? विवाद रहता था सेंट्रल और स्टेट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रल स्टेट में दूसरी सरकार थी सेंटर में. अब यहाँ पे बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ? इसमें कमी आ गई. थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर मीन्स हाउ द रूल्स आर मेड. तो आपने पढ़ा ही कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट अपने लिए रूल बनाएगी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेक द लॉ. गांव में भी क्या होता है? ग्राम सचिवालय वगैरह, विलेज सेक्रेटरीट होता है, वहाँ पर क्या है? दे कैन मेक द लॉ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर लोकल विलेजेस. हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया. अब यहाँ पर फेडरलिज्म इंडिया में किस तरह प्रैक्टिस